नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो ये आपका पूछ लेते हैं कई बार 3-4 नंबर में। ठीक है, तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ। तो ज़्यादातर तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट के आपके पास एप्लीकेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, और आपको मॉडिफाई एम्पियर लॉ है ना, तो इसकी आपकी मैक्सवेल इक्वेशन में आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो हम इसको आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इसने क्या बताया है, मैक्सवेल ड्राइव्ड ए रिलेशनशिप विच लीड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैक्सवेल ने क्या किया, एक रिलेशनशिप ड्राइव किया और वो में क्या बताता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पॉसिबिलिटी बताता था। ठीक है ना, द रिलेशनशिप इन कन्वर्स ऑफ फैराडेज लॉ। और ये रिलेशनशिप आपका क्या था, फैराडे लॉ के क्या था, कन्वर्स था, अपोजिट में था। ठीक है, मैक्सवेल सोच दैट एज ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सवेल ने क्या शो किया, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है ना रीजन में, तो आपका क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड में आपका राइज हो जाता है। ठीक है ना, तो मैक्सवेल ने क्या बताया, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है ना, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, द कन्वर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसका उल्टा भी पॉसिबल आपके लिए। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या दिया, एक रिलेशनशिप ड्राइव किया और वो क्या पॉसिबिलिटी करता था, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पॉसिबिलिटी को बताता था। ठीक है, और उसका रिलेशनशिप क्या था, फैराडे लॉ की क्या था, इन्वर्स था, मतलब कन्वर्स था, मतलब विपरीत था। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या शो किया था, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है ना, तो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। और इसका उल्टा भी आपके पॉसिबल है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड राइज कर जाएगा। ठीक है, तो ये इनका कन्वर्स हो गया। तो ये आपका मैक्सवेल ने बताया था। तो आपका एम्पियर लॉ की जनरल फॉर्म आपके पास क्या होती है, वेयर ए करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पर आपका करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आपका एम्पियर लॉ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल आपका क्या होगा, न्यू नॉट आई होगा। ठीक है, हो गया। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का आपका लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, न्यू नॉट आई के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखो आपका आई करंट है, तो आपका करंट चार्ज डेंसिटी आपका क्या होता है, क्या होता है आपका करंट अपॉन क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो देखो इसने आई की वैल्यू आपने पुट कर दी। ठीक है, तो आपका करंट क्या आ जाएगा, JD/ds। क्या कर दिया, करंट डेंसिटी का इसने क्या कर दिया, सरफेस इंटीग्रल कर दिया। ठीक है, ये तो अब देखो आपने क्या कर दिया, आई की वैल्यू आपने पुट कर दी थी ये। ठीक है, तो हो गया। तो आई का आपने क्या बताया, करंट डेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल ले लिया, वो आपका क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, तो आई की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी और ये आपका क्या है, करंट डेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, इट गिव द टोटल करंट थ्रेडिंग द पाथ ऑफ लाइन इंटीग्रल। तो ये हमें क्या बताता है, आपका टोटल करंट बताता है। ठीक है, जो किसके उसमें है, आपका लाइन इंटीग्रल के पाथ में है। द लाइन इंटीग्रल इज टेकन अराउंड एनी क्लोज पाथ एंड सरफेस इंटीग्रल इज टेकन ओवर एनी सरफेस बाउंडेड बाय द पाथ ऑफ द लाइन इंटीग्रल। तो इसने क्या बताया है, जो आपका लाइन इंटीग्रल है ना, किसी भी क्लोज पाथ के अराउंड, और सरफेस इंटीग्रल है किसी भी सरफेस में, वो हमें क्या बताता है, वो किससे बाउंड होता है, आपका पाथ ऑफ द लाइन इंटीग्रल से आपका बाउंड होता है। ठीक है ना, हो गया। आई की जगह आपने ये पुट कर दिया, ये क्या कर दिया, सरफेस इंटीग्रल ले लिया, करंट डेंसिटी का आपने पुट कर दिया। ठीक है, आई की जगह। और ये हमें क्या बताता है, टोटल करंट बताता है पाथ में। ठीक है, और इसके बाद क्या है, जो आपका लाइन इंटीग्रल होता है ना किसी भी क्लोज पाथ का, और जो आपका सरफेस इंटीग्रल होता है किसी भी सरफेस का, किसी भी बाउंडेड होना पाथ ऑफ लाइन इंटीग्रल से, उसके आपका इक्वल होता है। ठीक है, ये बताया इसने। ठीक है, इसके बाद देखो इसने क्या किया, तो एक बार देखो थोड़ी मिस्टेक लगती मुझे। देखो जो आपका क्या है, लाइन इंटीग्रल लिया है ना आपने किसी भी क्लोज पाथ में, और जो आपका सरफेस इंटीग्रल होता है वो आपका किस में लेते हैं, आपका जो आपका कोई भी सरफेस होता है ना, वो किसी भी पाथ ऑफ लाइन से बाउंडेड होता है, उसमें लेते हैं हम। ठीक है ना, क्या बताया, किसी भी क्लोज का
जो आपका लाइन इंटीग्रल होता है ना उसको हम क्या करते हैं, क्लोज पाथ में लेते हैं किसी में भी। और जो आपका क्या इस और क्या होता है, जो आपका सरफेस इंटीग्रल होता है ना उसको हम किस में लेते हैं, जो आपका सरफेस बाउंडेड है किसी भी पाथ ऑफ लाइन इंटीग्रल से। ठीक है, इसकी कोई सेंस तो नहीं है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो आप ये कर लेना, आपका जी क्या होता है, ये आपका सरफेस इंटीग्रल हो गया करंट चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, इतना कर लेना। अब देखो, अब हमने क्या कर दिया, एक सर्किट को कंसिडर कर लिया विद एन एसी सोर्स। तो उसमें आपका क्या है, एक एसी सोर्स है। एसी सोर्स आपका क्या है, ये है। ठीक है, एंड कैपेसिटर सी, और ये आपका क्या है, कैपेसिटर है। एज वी नो दैट एसी पासिस थ्रू कैपेसिटर थ्रू नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ चार्ज टेक प्लेस बिटवीन टू प्लेट्स। तो हमें पता है जहाँ पर आपका एसी पास करता है ना कैपेसिटर में से, तो आपका क्या होगा, चार्ज का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, प्लेट के बीच में। तो क्या बताया, जब आपका एसी आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो एसी करंट आपका कैपेसिटर में पास हो रहा है, तो क्या होगा, आपका चार्ज का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा प्लेट के बीच में। ठीक है, ये दो प्लेट हैं कैपेसिटर के, इनके बीच में एक्चुअल चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, द मैक्सवेल्स रीजनिंग इन्वॉल्व हैविंग द टू एरियाज ए एंड ए डैश बाउंडेड बाय द सेम पाथ एल। तो मैक्सवेल ने आपकी क्या रीजनिंग की थी, उसने आपके दो एरिया लिया थे। ठीक है, दो एरिया लिए थे, एक तो आपका एरिया होगा ए होगा, एक आपका ए डैश हो गया। दोनों के आपके पास पाथ की क्या लेंथ आपके पास एल है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 6.14 आपका जो क्या है, एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग आपकी क्या होती है, इक्वेशन क्या आ गई आपकी, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल नाम आपका किसके इक्वल होता है, न्यू नोटाई के इक्वल होता है। ठीक है, आगे इतना समझ गए। ये तो हो गया आपका एरिया ए के लिए। ठीक है, बट इट इज़ टेकन ओवर सरफेस ए डैश। जब आप ए डैश सरफेस लेते हो ना, तो आपको पता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का आपका क्लोज पाथ में सरफेस इंटीग्रल आपका क्या होता है, जीरो होता है। तो ए डैश के लिए आपका क्या होगा, जीरो हो गया। ठीक है, तो इट इज़ बिकॉज नो करंट फ्लो अक्रॉस रीजन बाउंडेड बाई एरिया ए डैश। तो इसका मतलब क्या है, आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इस रीजन में जो आपका ए डैश एरिया से बाउंडेड है। ठीक है ना, हो गया इतना क्लियर। तो इसके बाद देखो इन्होंने क्या बताया, दिस कंट्राडिक्शन कैन ओनली बी करेक्टेड है। और ये कंट्राडिक्शन हम कैसे करेक्ट करते हैं, इफ़ वी पोस्टुलेट एन एडिशनल टर्म इन द इक्वेशन। और इसको हम कैसे करेक्ट करते हैं, जब आप क्या करते हो, एक एडिशनल टर्म को लेते हैं इक्वेशन 6.14 में। ठीक है, और वो क्या है, इन विच द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट और कैपेसिटर टेक प्लेस ऑफ द कंडक्शन करंट। जब आपका क्या है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है ना दो प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच में, ठीक है, तो वो आपका क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो इसने क्या बताया है, जब आप कैपेसिटर के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है ना, तो वो क्या करता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दिस रीजन इंडिकेट दैट इन एनी रीजन ऑफ स्पेस। ये आपका क्या इंडिकेट करता है, किसी भी स्पेस के रीजन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, वो आपका क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेगा। और ये पोस्टुलेट आपकी क्या सजेस्ट करती है, कम्प्लीटली न्यू सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो आपका पोस्टुलेट आपका क्या करता है, सजेस्ट करता है एक न्यू सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और वो सोर्स आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया। ठीक है ना, ये आपका क्या गया, नया सोर्स आ गया इस कंट्राडिक्शन को सोल्व करने के लिए। तो आपका नया सोर्स क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट है। और डिस्प्लेसमेंट करंट आपका क्या होता है, रेट एट विच द चार्ज अक्यूमुलेट ऑन द कैपेसिटर प्लेट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आपका क्या होता है, एक रेट होती है जब आपका क्या करते हैं, चार्ज एक्यूमुलेट करते हैं कैपेसिटर प्लेट में। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, आई डैश इज इक्वल टू करंट चार्ज डेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो ये आपने क्या लिया, ए डैश एरिया के लिए लिया। ठीक है, इसने जी आपका क्या होता है, करंट चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया होती है। ठीक है, तो इसके बाद देखो हमें पता आपका करंट क्या होता है, डी क्या अपॉन डी टी होता है। तो आपका आई डैश क्या है, ए डैश एरिया के लिए है, डी क्या अपॉन डी टी। तो आपने पढ़ा था, देखो मैंने बताया सिग्मा आपका क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तब हमें चार्ज लेना है। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, चार्ज की जगह आपने क्या कर दिया, सिग्मा ए पुट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आपका कैपेसिटर के ऊपर आपका चार्ज है ये। ठीक है, और सिग्मा आपका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सिग्मा की वैल्यू आपने पुट कर, मतलब क्या की वैल्यू पुट कर ली थी, आपका एक कांस्टेंट हो गया, डी सिग्मा अपॉन डी टी हो गया। तो इसके बाद आपका ये क्या आ गया, ए डैश के डिवाइड में आ गया। ठीक है, डी सिग्मा अपॉन डी टी। करंट पर यूनिट एरिया आपका क्या होता है,
करंट चार्ज डेंसिटी होता है। तो ये आपने क्या लिया, जेड एस मान लिया। तो अब देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट मतलब एक प्लेट और कैपेसिटर के बीच में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा आपका क्या होगा, ई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, कि आपका कैपेसिटर है उसकी प्लेट के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो सिग्मा की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ई आ गया। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या कर दिया, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी तो आपकी क्या आ गई, जे डैश इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। सिग्मा आपका क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ई हो गया। ठीक है, तो आपने आपका एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, डी ई अपॉन डी टी हो गया। तो ये आपको क्या करती है, वी हैव डेवलप न्यू टर्म टू बी एडेड इन इक्वेशन 6.15। तो आपकी क्या आएगी, एक नई टर्म आ गई और उसको आप क्या ऐड करोगे, आपकी यही इक्वेशन टर्म थी ना, इसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, तो आपकी ये नई टर्म आ गई और ये टर्म आपकी क्या करती है, देयर एग्जिस्ट इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जब आपका चेंज होता है ना, इसमें आपकी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और ये टर्म है ना आपकी, ये क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे, जो सेम रोल अदा करती है, जो आपका करंट डेंसिटी जे डैश करती है, और ये आपकी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो आपका देखो मेन क्या, आपका एक नई टर्म आपकी डेवलप होगी और उसको आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन में 6.15 में ऐड कर देंगे। और भी होने और ये कब एग्जिस्ट होगी, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज होगा। ठीक है, और ये टर्म आपकी क्या होगी, एडिड हो जाएगी, और जो आपका करंट डेंसिटी का रोल होता है ना, वही आपका क्या करेगी, ये करेगी। ठीक है, सेम रोल को निभाएगी। ठीक है, तो जेड एस आपका करंट डेंसिटी है और वो भी आपका करंट डेंसिटी था। ठीक है, तब देखो आपने उसी इक्वेशन में आपने ऐड कर दिया, बी डी एल इजिकल टू आपका ये था, देखो ये था आपका। ठीक है, तो इसके बाद कर दिया आपने ये इक्वेशन आपने ऐड कर दी, तो आपकी ये इक्वेशन इस साइड आ गई, प्लस में आपकी ये आ गई। तो न्यू नोट ये आपका क्या था, करंट डेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल था, प्लस में आपकी ये टर्म आ गई। ठीक है, न्यू नोट और साथ में आपकी आ गई ये। ठीक है ना, हो गई, मतलब आपने क्या करी, जे डैश की वैल्यू आपने पुट कर दी। तो जे डैश की वैल्यू आपकी क्या है, ये पुट कर दिया आपने। ठीक है ना, हो गया ये। तब देखो तो ये आपका क्या आ गया, मैक्सवेल मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ आ गया आपका ये। ठीक है ना, इसको आप क्या कहेंगे, आपका मॉडिफाई एम्पियर लॉ आ गया। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म में। इसके बाद देखो इसने क्या किया, इन वैक्यूम के लिए आप इस इक्वेशन को कैसे लिखे होगे, आप बी की जगह आप क्या कर देंगे, एच कर देंगे। ठीक है, और जहाँ पर आपका क्या ई है वहाँ पर क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट कर देंगे। ठीक है, देखो बी का रिलेशन आपके पास क्या होता है, न्यू नोट एच होता है। तो बी की जगह आपने न्यू नोट एच पुट कर दिया, न्यू नोट आपका कॉमन आ गया। तो इन दोनों में भी आपका न्यू नोट कॉमन था, तो न्यू नोट से कैंसिल हो गए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। तो आपका यह क्या आ गया, आपकी वैक्यूम में आ गई। ठीक है, अब देखो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। तो देखो एप्सिलॉन नॉट ई की जगह आपने क्या पुट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट पुट किया था हमने। ठीक है, तो वो आपका क्या कर देता, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देता है, और वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, इसके बाद क्या कर दिया, इस इक्वेशन और एक इक्वेशन के आपने डिफरेंशियल फॉर्म लिखी। ठीक है, तो अब देखो इस इक्वेशन को आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे, तो आप कैसे लिखोगे, करल बी इज इक्वल टू न्यू नोट एप्सिलॉन नोट करल ई अपॉन करल टी प्लस न्यू नोट जे हो गया। और ये इसने कैसे की, आपका ये लाइन इंटीग्रल है, आप इसको क्या करोगे, सरफेस इंटीग्रल में करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करल बी डी एस हो जाएगा, ये आपका सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा। तो आपका सरफेस इंटीग्रल से आपने दोनों कैंसिल कर दिए, इसका भी हो जाएगा, तो आपकी टर्म आ गई ये। ठीक है, इसी तरह देखो आपका ये था, ये भी आपने सरफेस इंटीग्रल चेंज कर दिया, तो दोनों का सरफेस इंटीग्रल चेंज हो जाएगा, तो आपका टर्म आ गई ये। तो ये आपकी क्या होगी, डिफरेंशियल फॉर्म होगी दोनों इक्वेशन की। ठीक है ना, तो ये हमने बता दिया था आपको, स्टोक्स थ्योरम होती है आपकी। इसके बाद देखो जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आई डैश आया, वो किसके बीच में है, कैपेसिटर की प्लेट में है, दो प्लेट के बीच में। वो आपका किसके इक्वल होगा, आपका कंडक्शन करंट आई के इक्वल होगा, इन दी लीड वायर्स मेकिंग द करंट कंटिन्यूएशन। तो इसने क्या बताया है,
जो आपका कैपेसिटर के बीच में आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ना, वो आपका किसके इक्वल होगा, कंडक्शन करंट के इक्वल होगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, करंट को कंटिन्यूस रखेगा। इट इज़ बिकॉज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जे डैश इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट डेंसिटी जे। ये किसके कारण हुआ, आपका जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होता है ना जे डैश, वो आपका किसके इक्वल होगा, आपका कंडक्शन करंट डेंसिटी जे के इक्वल होगा, ठीक है। और द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंसुलेटर एंड फॉर फ्री स्पेस वेयर द कंडक्शन करंट वैनिसेज। तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसुलेटर के लिए और फ्री स्पेस के लिए, जहाँ पर आपका कंडक्शन करंट क्या हो जाता है, वैनिसेज हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। और कंडक्टर के लिए क्या हो जाता है, 1% हो जाता है या नेगलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ। तो इसका हम आपको रिवीजन दे देते हैं एक बार अच्छी तरह देखो। तो मैक्सवेल ने क्या रिलेशनशिप डिराइव किया था कि उसने आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पॉसिबिलिटी दी थी हमें, ठीक है। तो मैक्सवेल ने ये डिराइव किया था। तो ये रिलेशनशिप आपका क्या होता है, फैराडे लॉ का क्या होता है, कन्वर्स होता है, ठीक है, मतलब विपरीत होता है। तो मैक्सवेल ने क्या शो किया था, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है ना, तो आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड राइज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसका उल्टा भी आपके पास पॉसिबल होता है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड राइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या कर दिया इसने, एम्पियर लॉ लिख दिया। एम्पियर लॉ आपका क्या करता है, बी डी एल इजकल टू न्यू नोट आई होता है। मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल आपका क्या होगा, न्यू नोट आई के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपका एम्पियर लॉ हो गया। इसके बाद देखो आपका आई क्या होता है, आई आपका क्या होता है, करंट डेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल होता है। तो आई की जगह आपने ये पुट कर दिया, जे का सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, करंट डेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल हो गया। और ये हमें क्या बताता है, जो ये आपका हमें क्या देता है कि आपका पाथ होला, मतलब जो आपका लाइन इंटीग्रल है ना, उसमें आपका क्या करता है, टोटल करंट वेरी करता है, ठीक है ना। तो ये आपका देता है, क्या देता है ये आपका बताता है कि आपका टोटल करंट क्या कर रहा है, लाइन इंटीग्रल के पाथ में थ्रेडिंग कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, ठीक है ना। हो गया ये। तो इसके बाद आपने क्या किया, एक सर्किट कंसाइडर कर लिया और उसमें आपका क्या है, एक एसी सोर्स है और आपका एक कैपेसिटर आपका कनेक्ट है, ठीक है ना। एक आपने कंसाइडर मान लिया, कंसाइडर कर लिया एक सर्किट, उसमें एक आपका एसी सोर्स, एक आपका कैपेसिटर है, ठीक है ना। और उसमें आपने क्या मान लिया, 2 एरिया मान लिए, ठीक है ना। मैक्सवेल ने क्या रीजनिंग लगाई कि उसने 2 एरिया मान लिए, एक एरिया आपका ए हो गया, एक आपका ए डैश हो गया। दोनों के आपके पास पाथ उनका क्या है, एल है, ठीक है, दोनों का पाथ क्या है, एल है, ठीक है ना। और आपने देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, बी डी एल इजिकल टू न्यू नोट आई होता है। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल आपका क्या होता है, न्यू नोट आई होता है। ये आपका क्या है, एरिया के लिए, ठीक है। ए डैश एरिया के लिए आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है किसी भी क्लोज पाथ में आपका सरफेस इंटीग्रल आपका क्या हो जाता है, बी डी एल इजिकल टू 0 हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या दोनों का एरिया है, ठीक है ना। और ये भी आपका सरफेस इंटीग्रल था, ठीक है। हमने लाइन इंटीग्रल बता दिया था ना आपको, तो ये भी आपका सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। तब देखो आपका एरिया के लिए आपका सरफेस इंटीग्रल आपका क्या हो गया, न्यू नोट आई के इक्वल हो गया। और ए डैश के लिए आपका क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि क्लोज पाथ के लिए आपका क्या होता है, 0 होता है। तो इसका हमारे पास क्या मतलब है, ये आपका बी डी एल आपका 0 क्यों हुआ, क्योंकि आपका रीजन जो ए डैश है इसमें आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। दिस कंट्राडिक्शन कैन ओनली बी कोरिलेटेड। और ये जो कंट्राडिक्शन है ना आपकी, क्या आपका ए डैश के अंदर आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन आपकी कैसे ठीक होगी, इसके लिए आपने एक क्या कर दिया, एक पोस्टुलेट लिया और आपने एक एडिशनल टर्म इसमें ऐड कर दी, ठीक है ना। और वो एडिशनल टर्म कैसे आएगी, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के बीच में चेंज करोगे, मतलब ठीक है वेरी कराओगे, तो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बताया है, आपकी एक एडिशनल टर्म आती है और वो क्या बताती है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 2 कैपेसिटर के बीच में चेंज होगा तो वहाँ पर क्या होगा, कंडक्शन करंट टेक प्लेस द कंडक्शन करंट। तो क्या बताया देखो, इस आपने की एडिशनल टर्म क्या आई, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा ना प्लेट के बीच में, वो किसकी जगह आ जाएगा, आपका कंडक्शन करंट की जगह पर आ जाएगा। और वो क्या करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है।
इस कंट्राडिक्शन को उसने कैसे सोल्व किया कि इसने एक पोस्टुलेट मान लिया, और वो पोस्टुलेट क्या था, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लेट और कैपेसिटर के बीच चेंज करोगे ना, और वो किसकी जगह ले लेगी, आपकी कंडक्शन करंट की जगह आ जाएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेगी। ठीक है, और ये रीजन हमें क्या इंडिकेट करती है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट हमें क्या सजेस्ट करता है, एक नए सोर्स को आपका सजेस्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो ये आपका नया सोर्स क्या आ गया, आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट आपका क्या होता है, इज द रेट एट विच चार्ज एक्यूमुलेट ऑन द कैपेसिटर प्लेट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, जब आपका कैपेसिटर के बीच में आपका चार्ज एक्यूमुलेट करने लग जाए तो आपका वो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ठीक है, तो आपका आई डैश आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, वो आपका किसके इक्वल आ गया, आपका जे डैश डी एस। ठीक है ना, इसने डैश क्यों लगाए हैं, क्योंकि आपका ये है ए डैश एरिया के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपका कोई करंट नहीं होता है। तो इस कंट्राडिक्शन सोल्व करने के लिए आपने क्या लिए, एक एडिशनल टर्म ली, और वो आपके क्या ये कि डिस्प्लेसमेंट करंट आई आपकी। ठीक है ना, और वो हमें क्या शो करती है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा ना, मतलब कैपेसिटर के कंडक्शन करंट की जगह, तो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया, और वो क्या होता है, जब आपके कैपेसिटर के बीच में चार्ज एक्यूमुलेट करता है तो आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ठीक है, ये हो गया। तब आपको पता आपका करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, डी क्या अपॉन डी टी ले लिया, क्योंकि आपका स्मॉल चार्ज स्मॉल टाइम हो गया। तो क्या हुआ आपका, देखो हमने पढ़ा था आपका सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो क्या की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, स्मॉल लो चीज आप बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल लिया है, तो आपका स्मॉल चार्ज क्या आ गया, सिग्मा इंटू ए आ गया। ठीक है, तो अब आपने ए का क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, डी सिग्मा अपॉन डी टी हो गया, एरिया आपका इसके डिवाइड में आ गया। तो करंट पर यूनिट एरिया आपका क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, तो आपने करंट डेंसिटी ले लिया ये, तो ये आपका क्या आ गया, करंट डेंसिटी आ गई। ठीक है, ये करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया आपका। ठीक है, तो अब देखो आपने क्या किया, आपका दो कैपेसिटर के बीच में, मतलब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा की वैल्यू आ गई, और आपने जे डैश की वैल्यू में आपने क्या कर दिया, सिग्मा की वैल्यू ये पुट कर दी, तो आपका एप्सिलॉन नॉट कॉमन होता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया ये। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, एक एडिशनल टर्म आ गई। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, देखो बी डी एल इजिकल टू क्या होता है, न्यू नोट जे डी एस होता है। ठीक है, जे की वैल्यू आपके पास क्या आई, एप्स नोट डी अपॉन डी टी आई, साथ में आपका डी एस था, प्लस में आपका क्या होगा, करंट डेंसिटी का आपका सरफेस इंटीग्रल भी ऐड होगा। ठीक है ना, एक तो आपका ये हो गया, प्लस में आपका जो एडिशनल टर्म आपकी क्या आई थी, ये आई थी। ठीक है, जे डैश वाली, तो आपका एक तो टर्म आपकी पहली वाली ये हो गई, प्लस में आपकी क्या होगी, एड ये होगी। ठीक है, न्यू नोट आपका एज इट इज था, जे डैश आपका ये था, डी एस था। ठीक है ना, तो आपने ये इक्वेशन थी ना करंट डेंसिटी वाली नई वाली, तो उसको ऐड किया आपने इस इक्वेशन में। ठीक है ना, पहले वाली में 6.15 में, तो आपका ये आ गया। तो ये आपकी क्या आ गई, मॉडिफाई एम्पियर लॉ आ गया आपका इंटीग्रल फॉर्म में। ठीक है, तो अब आपका क्या होता है, बी इजिकल टू न्यू नोट एच होता है, तो बी की जगह आपने न्यू नोट एच पुट कर दिया। ठीक है, तो आपका बी की जगह आपका एच आ गया, आपका न्यू नोट या इनमें कॉमन ले लेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपका एप्स नोट ई आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ठीक है, तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हैं इसको, तो एप्स नोट ई की जगह आपने डी पुट कर दिया, डी डैश। ठीक है, तब देखो इसमें आपने क्या कर दिया, सरफेस इंटीग्रल दोनों कॉमन ले लिया आपने। ठीक है, डी आपका क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये आपका क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसकी और इसके आपके डिफरेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो ये देखो आपका सरफेस लाइन इंटीग्रल है। ठीक है ना, आप इसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज करोगे स्टोक थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो आपका क्या हो जाएगा, ये करल बी डी एस और उसका सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इसका ये आपका क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस बी डी एस सरफेस इंटीग्रल हो गया। तो इन दोनों में आपने क्या कर लिया था, आपने सरफेस इंटीग्रल कॉमन ले लिया, तो आपका इसके सरफेस इंटीग्रल से आपका एक कैंसिल हो जाएगा,
तो आपका क्या आ जाएगा, करल भी आ जाएगा। करल भी आपका क्या होता है, डेल क्रॉस भी होता है ना, हमें पढ़ा था। तो ये आपका क्या बच गया, ओनली एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी बच गया प्लस न्यू नॉट जे बच गया आपका, ठीक है ना, हो गया ये। इसी तरह इसमें करेंगे, इसका आप क्या करेंगे, स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हुए तो आपका ये इसकी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो डी एस से आपका डी एस कैंसिल, सरफेस इंटीग्रल कैंसिल, तो ये आपका इसकी आ गया डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है, हो गया ये। तो यार आपका आई डैश आपका क्या डिस्प्लेसमेंट करंट आया कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, वो आपका किसके इक्वल है, आपका जो आपका कंडक्शन करंट है ना वायर्स के बीच में, वो आपका क्या कर देगा, करंट को कंटिन्यूस कर देगा। मतलब क्या बताया इसने, आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट आई डैश है ना दो प्लेट और कैपेसिटर के बीच में, वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपका कंडक्शन करंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्या बताया इसने, जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है ना कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, कंडक्शन करंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, जो आपका वायर्स में है, जो आपके करंट को कंटिन्यूस रखता है, ठीक है। ये किसके कारण हुआ, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है ना जे डैश, आपका कंडक्शन करंट जे के आपका इक्वल है, ठीक है ना, हो गया ये। डिस्प्लेसमेंट करंट आपका आई डैश है ना, वो किसके इक्वल है, आपका कंडक्शन करंट के इक्वल है। और कंडक्शन करंट आपका क्या है, वायर्स में है, और वो क्या करता है, करंट को कंटिन्यूस करता है, ठीक है। और ये किसके कारण हुआ, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जे डैश है ना, आपका कंडक्शन करंट डेंसिटी के इक्वल है, ठीक है। तो ये जो आपका कंसेप्ट है ना, आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंसुलेटर और फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर आपका कंडक्शन करंट क्या कर जाता है, वेनिश कर जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। फॉर कंडक्टर इट इज़ अबाउट 1%, और कंडक्टर के लिए आपका कंडक्शन करंट क्या हो जाता है, 1% हो जाता है या नेगलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक हो गया अच्छे से, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ, ठीक है। आई होप आपको हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा पढ़ा हुआ कुछ यूजफुल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम उसका सोल्यूशन करने का पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू।